अस्सलामुअलैकुम। जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 को पढ़ते हुए आज हमारा लेक्चर 8 है। जैसे आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 12 यानी मिसलेनियस सब्जेक्ट स्टार्ट किया था और हमने एस्टैब्लिशमेंट यानी रूल 284 टू 299 कवर किया था। आज हम रिफंड ऑफ रेवेन्यू से लेकर के कंटिजेंट एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स को कवर करेंगे, यानी रूल 300 टू 302, 306 टू 308, 320, 321 टू 324। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग रिफंड ऑफ रेवेन्यू, यानी जब रेवेन्यू का रिफंड होना हो तो उस टाइम पे हमें क्या रूल्स बताए गए हैं। पहला हमें ये बताया गया है कि जो भी रिफंड ऑफ रेवेन्यू के लिए सैंक्शन ऑर्डर होती है, वो सैंक्शन जो है या तो उस डिपार्टमेंट की कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंडर इशू होनी चाहिए या एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर इशू होनी चाहिए, एज द केस में बी। और वाइल ऑर्डरिंग द सैंक्शन, डिपार्टमेंटल मैनुअल्स या जो भी रूल्स और ऑर्डर्स होंगे इस रिगार्डिंग यानी कि रिफंड ऑफ रेवेन्यू रिगार्डिंग, उन्हें मद्देनजर रखना है। फिर बताया गया है कि जो सैंक्शन होगी रिफंड ऑफ रेवेन्यू की, या तो वो बिल पे ही एंटर की जाएगी या एक सर्टिफाइड कॉपी सैंक्शन की अटैच की जाएगी बिल के साथ। ठीक, उसके बाद बताया गया है कि रिफंड ऑफ रेवेन्यू करने से पहले क्या काम करना है। जो ओरिजिनल डिमांड है या रियलाइजेशन है, उसको आपस में देख के रिफंड के साथ लिंक करना है और फिर इसकी एक रेफरेंस जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड करनी है बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ, सो दैट डबल या एरोनस क्लेम्स अवॉइड हो। ठीक है, उसके बाद जब अभी आपका रेवेन्यू रिफंड ना हुआ हो तो उस टाइम पे उस रेवेन्यू को हम जो कि रिफंड होना है उसे हम ट्रीट करते हैं एज रिडक्शन ऑफ डिमांड्स, न कि एज रिफंड्स। ठीक, रिफंड ऑफ रेवेन्यू जो है उन्हें हम एक्सपेंडिचर रिगार्ड नहीं कर सकते, यानी उन्हें हम एज एक्सपेंडिचर नहीं ले सकते फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांट्स या अप्रोप्रिएशन। यानी इन केस ऑफ ग्रांट्स और या अप्रोप्रिएशन जो रिफंड ऑफ रेवेन्यू है उसे हम एक्सपेंडिचर के अंडर कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक, इन केस अगर रेवेन्यू जो रिफंड होना है वो रॉन्ग हेड में क्रेडिट हो गया या एप्रीहेंशंस है कि रॉन्ग हेड में क्रेडिट हो जाएगा, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसने ये ऑर्डर इशू किया कि रिफंड ऑफ रेवेन्यू कर लिया जाए, उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी है कि वो एंश्योर करे कि जो रिफंड है वो ओरिजिनल हेड के अंडर प्रॉपरली जो है जमा किया जाए। ठीक, तो ये थे 6 रूल्स रिगार्डिंग रिफंड ऑफ रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज कंपेंसेशन टू द एक्सीडेंटल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी पेड, यानी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट, यहां पे हमें ऑफिसर बताया गया है, अगर गवर्नमेंट ऑफिसर की प्रॉपर्टी को एक्सीडेंटली कुछ लॉस होता है तो क्या उसे कंपेंसेशन दिया जाना चाहिए, अगर हां तो किस हद तक। ठीक, पहले हमें बताया जाता है कि कोई भी कंपेंसेशन एक ऑफिसर को फॉर एक्सीडेंटल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अप्रूवल ना हो, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंकरेंस ना हो। ठीक है, अगर ये लॉस उस ऑफिसर की प्रॉपर्टी को नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से हुआ है, यानी फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक या थेफ्ट या फायर, इन सब चीजों से हुआ हो, तब किसी भी हाल में कंपेंसेशन जो है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि तब एंटाइटल होता ही नहीं है कंपेंसेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताया गया है कि अगर एक्सीडेंट के टाइम, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी के टाइम एक गवर्नमेंट सर्वेंट टेक्निकली ऑन ड्यूटी है और वो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह रहा है जहां पे वो फोर्सिबली रह रहा है क्योंकि उसे अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये 2 ग्राउंड्स कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ड्यूटी है या
वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह रहा है इन कनेक्शन विद परफॉर्मिंग ऑफ हिज ड्यूटीज, ये दो ग्राउंड सफिशिएंट नहीं है फॉर ग्रांट ऑफ कंपेंसेशन। ठीक है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। कि सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के रिगार्डिंग हमें क्या रूलिंग्स है कि कब रखने हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, कब टेंडर करने हैं। ठीक है। तो ये रूल 306 to 308 में आता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के अंडर हमें क्या बताया गया है पहले कि हर गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको कैश हैंडल करना हो या स्टोर्स हैंडल करने हो, उसको एक सिक्योरिटी उस अमाउंट की जितना उसको गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करे या जितना उसके अंडर जो है कैश हो, फर्निश करनी है। ठीक है। और एक सिक्योरिटी बॉन्ड भी जो है वो एग्जीक्यूट करना है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ लॉस हो या कुछ भी डैमेज हो तो उस टाइम पे वो उतना अमाउंट जो है खुद रिफंड करेगा। फाइन। या जितना गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट समझेगी उस टाइम पे उसे रिफंड करवाना। यानी कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करना है और एक सिक्योरिटी बॉन्ड भी जो है वो बनाना है गवर्नमेंट सर्वेंट को, जिसके अंडर कैश या स्टोर्स जो है वो आते हैं। फाइन। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट से ऑब्टेन करनी है वो डिटर्मिन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैश जो कि उसके अंडर आएगा, और उसमें अकाउंट पे ही चेक्स और ड्राफ्ट्स इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है। सिक्योरिटी जो है वो फिडिलिटी बॉन्ड जो कि GFR 17 में फॉर्म GFR 14 पे हमें दिया गया है उस पे फर्निश करना है। ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है जो कि ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में एक पोस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा है और उस पोस्ट पे कैश और स्टोर की हैंडलिंग उसके अंडर आ रही है, तो उसको भी फर्निश करनी है सिक्योरिटी फुल अमाउंट की जितनी उस पोस्ट के लिए प्रेस्क्राइब की गई हो। फाइन। जो भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट का, या एडमिनिस्ट्रेटर्स हो या CAG हो, वो इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन्स जो कि सर्व कर रहे हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, एग्जेम्प्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट को जो कि ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में काम कर रहा हो फॉर शॉर्ट टर्म वैकेंसी की बेसिस पे सिक्योरिटी फर्निश करने से। यानी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या CAG वगैरह वो एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, यानी छोड़ सकते हैं ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में एक ऑफिशियल को अगर सर्कमस्टेंसेस ये हो। ठीक है। किससे छोड़ सकते हो कि वो जो सिक्योरिटी है वो टेंडर ना करे। यानी जैसे हमने ऊपर पढ़ा पहले पॉइंट 4 में कि जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर वो ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में भी होल्ड कर रहा है कोई ऐसा पोस्ट जिसके अंडर कैश और स्टोर है तो उससे फर्निश करनी है सिक्योरिटी। लेकिन फिर हमें बताया गया है कि वो ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जो कि काम करते हो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, उनको एग्जेम्पशन है किससे, सिक्योरिटी टेंडर करने से अंडर सम सर्कमस्टेंसेस। यानी उन्हें कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंडर ये छूट दी गई है कि वो सिक्योरिटी है या सिक्योरिटी बॉन्ड है वो टेंडर ना करे। ठीक। तो वो कौन से सर्कमस्टेंसेस है? पहला, अगर वो डिपार्टमेंट जो है वो सेटिस्फाई है कि कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, और अगर वो एग्जेम्पशन दे रहे हैं तो वो एग्जेम्पशन सिर्फ परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स को देनी चाहिए। ठीक है। और तब ये एग्जेम्पशन मिलेगी अगर वो ऑफिशिएटिंग अरेंजमेंट जो है 4 मंथ से ज्यादा का ना हो।
यानी अगर 4 मंथ्स तक ही उसको ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में उस पोस्ट की देखभाल करनी है तो उसे कोई भी सिक्योरिटी टेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो परमानेंट एम्प्लॉय है तो उसको तब भी कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है तो तब भी एक ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में काम कर रहे हुए एम्प्लॉय को ज़रूरत नहीं है कि वो सिक्योरिटी टेंडर करे। लेकिन कौन सा एम्प्लॉय, वो मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑडिट डिपार्टमेंट में काम करता हो। ठीक है, सिक्योरिटी जो है वो फॉलोइंग केसेस में भी ज़रूरी नहीं है टेंडर की जाए। अब ये कौन कौन सी केस है, ये ओवरऑल सब पे अप्लाई होता है। जो हमने ऊपर के 1 से 3 तक पढ़े वो अप्लाई होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे लोगों के लिए। लेकिन अब जो मैं आपको बता रही हूँ ये सिक्योरिटी जो है हर किसी पे जो है ये लागू होता है। ये वाला क्लॉज ये क्या है, ये कहता है सिक्योरिटी जो है वो ज़रूरत नहीं है उन गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए जिनको कस्टडी ऑफ स्टोर्स दी जाती है, लेकिन जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ये समझ रही है कि इन स्टोर्स के लिए सिक्योरिटी फर्निश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम पे किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को सिक्योरिटी टेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिनको कस्टडी दी जाती है ऑफिस फर्नीचर की, स्टेशनरी की या बाकी आर्टिकल्स की जो कि ऑफिस मैनेजमेंट में काम आते हैं, ठीक है, तो अगर हेड ऑफ द ऑफिस सेटिस्फाई है कि कोई भी लॉस वगैरह नहीं होगा तो सिक्योरिटी जो है टेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी स्टाफ जो है उनको भी सिक्योरिटी टेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर्स ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल्स उनको भी सिक्योरिटी टेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट गवर्नमेंट सर्वेंट से लिया जाता है वो एट लीस्ट 6 मंथ्स तक गवर्नमेंट के पास ही रहता है फ्रॉम द डेट जब वो गवर्नमेंट सर्वेंट उस पोस्ट को छोड़ के भी जाता है, सो दैट ये इंश्योर किया जाए कि कोई भी उससे जो है पेंडेंसी नहीं है और ये इंश्योर हो कि अब ज़रूरत नहीं है कोई भी सिक्योरिटी इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की रखने की। यानी कि जब उस पोस्ट से वो गवर्नमेंट सर्वेंट चला भी जाता है तो उसके 6 मंथ तक वो सिक्योरिटी गवर्नमेंट के पास ही रहती है, अनलेस गवर्नमेंट ये श्योर ना हो कि अब इस सिक्योरिटी बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने सिक्योरिटी में? सिक्योरिटी में हमने ये देखा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है उन पोस्ट्स को मतलब हेल्ड करने वाले गवर्नमेंट सर्वेंट्स को टेंडर करना है जिसके अंडर कैश और स्टोर्स आते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि वो कितना अमाउंट होना चाहिए, वो जो है उस पोस्ट के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट होता है या जितना गवर्नमेंट उस टाइम पे उस गवर्नमेंट सर्वेंट से बोले टेंडर करने के लिए। और ये जो हम सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह टेंडर करते हैं वो GFR 14 पे टेंडर किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में भी अगर कोई बंदा कैश या स्टोर होल्ड कर रहा है तो उसको भी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो उसको टेंडर करना है, यानी सिक्योरिटी टेंडर करनी है। फिर हमने देखा कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सर्व किए जो भी सर्व करते हैं ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में बंदे, अगर इस इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ऐसे पोस्ट दिए जाते हैं जहां पे कैश और स्टोर्स है तो उनको एग्जेम्पशन है, यानी कि उनको ज़रूरत नहीं है क्या करने की, सिक्योरिटी फर्निश करने की, अगर वो खुद ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में हो। लेकिन कब उनको ज़रूरत नहीं है, जब ये सेटिस्फेक्शन दी जाए कि उस काम में जो वो होल्ड कर रहे हैं या जो वो कैश या स्टोर होल्ड कर रहे हैं वहाँ पे कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, और अगर वो बंदा परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है और अगर उसकी ऑफिशिएटिंग अरेंजमेंट 4 मंथ से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये किन के लिए है? इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में जो बंदे हैं उनको जो है सिक्योरिटी टेंडर करने की ज़रूरत नहीं है इन 3 चीज़ों पे। अब ओवरऑल बाकी एम्प्लॉयज़ को, जो कि ओवरऑल हमें चलता है हर डिपार्टमेंट के लिए, वहाँ पे हमें बताया गया है कि जहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगे कि कस्टडी ऑफ स्टोर्स तो जिस बंदे को वो दे रहे हैं वो ज़रूरत नहीं है कि उस कस्टडी के लिए टेंडर की जाए सिक्योरिटी, तो उस गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो सिक्योरिटी टेंडर करे। उसके बाद
ऑफिस फर्नीचर, स्टेशनरी या बाकी आइटम्स जो कि ऑफिस मैनेजमेंट के हो, जिसको इन चीज़ों की कस्टडी दी जाती है, तो उसको भी ज़रूरत नहीं है सिक्योरिटी टेंडर करने की, अगर हेड ऑफ ऑफिस ये सेटिस्फाइड है कि कोई भी लॉस नहीं होगा। लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी स्टाफ वालों को भी सिक्योरिटी टेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, और ड्राइवर्स जो है गवर्नमेंट व्हीकल्स के, उनको भी सिक्योरिटी टेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमें बताया गया है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है, जब एक गवर्नमेंट सर्वेंट उस पोस्ट से जिसके लिए उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया गया हो उसे छोड़ के चला भी जाए, तो फॉर 6 मंथ एटलीस्ट वो सिक्योरिटी डिपॉजिट गवर्नमेंट के पास ही रहता है, ताकि गवर्नमेंट इंश्योर करे कि कोई भी पेंडेंसी या कोई भी हमारे उस पर लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, और जब गवर्नमेंट ये मतलब इंश्योर कर लेती है कि अब ज़रूरत नहीं है कि हम इस सिक्योरिटी डिपॉजिट को रखें, तो तब जाके ही उसको वो क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, या अगर गवर्नमेंट को लगे कि परमानेंटली रखना है तो फिर वो अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ आर रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड। ठीक है, तो पहला इसमें आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। जब तक ना कोई पर्टिकुलर ऑर्डर निकाला जाए, कोई भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड जो है उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, यानी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है अनलेस एंड अनटिल आपके पास पर्टिकुलर ऑर्डर, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हो, वो भी इन अकॉर्डेंस। अब अगर डिस्ट्रॉय करना है तो वो भी इन अकॉर्डेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ अपेंडिक्स 9 जो कि GFR 17 में, उनमें देख के करना है। ठीक है, तो हमें क्या बताया गया, पहला कि डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं की जा सकती है अनलेस एंड अनटिल आपके पास स्पेशल रूल्स और ऑर्डर्स हो डिस्ट्रक्शन के। और अब अगर आपको डिस्ट्रॉय करने हैं कुछ रिकॉर्ड्स, वो इन अकॉर्डेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ अपेंडिक्स 9 है। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया है हमें कि सारे रिकॉर्ड्स जो है, जो भी अपेंडिक्स 9 में बताए गए हैं, उसे कोशिश करनी है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किया जाए, और जहां पे मैंडेटरी लगे तो बैकअप लिया जाए, और जो भी पीरियड आपको प्रेस्क्राइब किया गया है कि इस पीरियड तक ये रिकॉर्ड रखो, उस पीरियड तक उसको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन मंथली और एनुअल बेसिस पे होनी चाहिए रिकॉर्ड्स की। ठीक, नेक्स्ट कंटिजेंट एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। अब इनमें कुछ रूल्स है तो ये हम एज पर रूलिंग्स ही पढ़ेंगे। रूल 31 क्या कहता है कि कंटिजेंट एक्सपेंडिचर जो है किस तरीके से करने हैं, किन इंस्ट्रक्शंस के अंडर करने हैं, वो हमें पता चलते हैं रूल 13 ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स एंड रूल्स, और रूल 96 to 98 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसीट्स एंड पेमेंट रूल्स 1983। रूल 322 ये हमें क्या कहता है कि परमानेंट एडवांस और इंटरेस्ट डे टू डे कंटिजेंट और इमरजेंट एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए एक गवर्नमेंट सर्वेंट को एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट दे सकता है इन कंसल्टेशन विद फाइनेंस विंग। ठीक है, लेकिन वो जो अमाउंट उसको दिया जा रहा है वो मिनिमम होना चाहिए। यानी मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि जो भी कंटिजेंट एक्सपेंडिचर या इमरजेंट एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट को पैसे दिए जाते हैं, वो HOD की तरफ से दिए जाने चाहिए इन कंसल्टेशन विद इंटरनल फाइनेंस विंग, यानी कि जो भी हमारे फाइनेंस के इंटरनल, जैसे हमारे AOs होते हैं या हमारे एडम डिपार्टमेंट में हमारा फाइनेंस विंग होता है, तो उनके साथ कंसल्टेशन करने के बाद ही जो HOD है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, सर्वेंट्स को, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कंटिजेंट या इमरजेंट एक्सपेंडिचर के लिए जो है सैंक्शंस दे सकता है। और ये जो कंटिजेंट या इमरजेंट एक्सपेंडिचर है वो मिनिमम पे दिए जाते हैं। ठीक है, और इस रिगार्डिंग जो प्रोसीजर्स है वो आपको सिविल अकाउंट्स मैनुअल के पैरा 10.12 पे अवेलेबल है। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या बताया जा रहा है, एडवांसेस फॉर कंटिजेंट एंड मिसलेनियस पर्पसेस जो है वो हेड ऑफ द ऑफिस जो है वो क्या कर सकता है, सैंक्शन कर सकता है फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज या एनी अदर स्पेशल पर्पस के लिए जहां पे मैनेजमेंट ऑफ ऑफिस आए।
सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो हायर होना चाहिए परमानेंट एडवांस अवेलेबल से, ठीक है, और हम उसे परमानेंट एडवांस में से मीट नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। यानी कि जो भी हमें एक्सपेंडिचर करना है अंडर कंटिंजेंट एंड मिसलेनियस पर्पसेस फॉर परचेज ऑफ गुड्स या सर्विसेज वगैरह, उसे हमें किस तरीके से करना है, हमें उस अमाउंट को परमानेंट एडवांस से मीट नहीं करना है अगर वो परमानेंट एडवांस से ज्यादा हो, ठीक है। जो परचेज हो उसे हम नॉर्मल प्रोसीजर्स के अंडर मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, जो हमें पोस्ट प्रोक्योरमेंट पेमेंट सिस्टम में बताए गए हैं, अगर उनके थ्रू हमें जो है वो मीट नहीं हो पा रहे हो तो उस टाइम पे एचओडी जो है वो सैंक्शन कर सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट को, क्या, एडवांसेस फॉर कंटिंजेंट एंड मिसलेनियस पर्पस। अगर अमाउंट ऑफ एडवांस जो आपको दिया गया है वो ज्यादा ना हो, ठीक है, यानी मैं ऐसे बताऊंगी आपको कि जो अमाउंट ऑफ एडवांस जो है जो दिया जाना है वो उस अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए जितना कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास पावर्स है सैंक्शन करने की, ठीक। उसके बाद हेड ऑफ द ऑफिस जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है टाइमली रिकवरी के लिए और एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस के लिए, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट रूलिंग क्या कहती है, जो भी एडजस्टमेंट बिल्स होती है जहां पे हमें बैलेंसेस वगैरह होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट 15 दिनों के अंदर अंदर फ्रॉम द ड्रॉवल ऑफ एडवांस सबमिट करना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं किए तो जो गवर्नमेंट है वो एडवांस या बैलेंस उसकी नेक्स्ट सैलरी से डिडक्ट कर सकती है, ठीक है। रूल 224 वो क्या कहता है, डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री सैंक्शन कर सकती है एडवांस गवर्नमेंट प्लीडर को इन कनेक्शन विद लॉ सूट्स, ठीक है, अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25,000 एट अ टाइम, यानी 25,000 तक का एडवांस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री जो है वो सैंक्शन कर सकती है एक गवर्नमेंट प्लीडर को इन कनेक्शन विद लॉ सूट्स, यानी कि कोर्ट केसेस के कनेक्शन में एक गवर्नमेंट सर्वेंट के हक में गवर्नमेंट जो है वो 25,000 तक का एडवांस एट अ टाइम सैंक्शन कर सकती है और फिर उसको वो बाद में जो है सेटलमेंट ऑफ काउंसिल फी बिल्स के टाइम पे एडजस्ट करेगी, ठीक। विद दिस हमारा जो है आज का लेक्चर खत्म होता है। जो लास्ट की रूलिंग्स थी यानी कि कंटिंजेंट एंड मिसलेनियस, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए अगर आप इनको अभी, क्योंकि एग्जाम विद इन कुछ ही डेज है, इनको छोड़ भी देंगे तो उतना भी ये मसला नहीं है, लेकिन आई सजेस्ट क्योंकि एक बार इनके थ्रू भी चले जाएं, ठीक। इसमें से आपको सिक्योरिटीज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप जो हमने अभी पढ़ा सिक्योरिटी तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। विद दिस आज का वीडियो ख़त्म और इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर 12 भी ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो हमारा लास्ट चैप्टर बचता है एक ही चैप्टर 4 वो हम स्टार्ट करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल पे तो नीचे आप कमेंट कर ही सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज।